हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में क्लास 11th यानी 11वीं कक्षा का गणित शुरू करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय यानी अंग्रेजी में उसको सेट्स कहते हैं, तो ये हम लोग शुरू करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सेट्स के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, मतलब सेट्स क्या होता है, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ये हमारा जो है पूरी तरह हिंदी मीडियम में है। टाइम मिलेगा तो हम लोग इंग्लिश मीडियम का भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का 11वीं कक्षा का, वो है समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, मतलब एक जो है टॉपिक छोटा सा है, बस सिंपल सिर्फ उसका परिभाषा देखना है। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, तब इसको समझने में आसानी होगी। तो आखिर वो टॉपिक है क्या? तो वो है कि वस्तु, यानी हम लोग सबसे पहले वस्तु समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये वस्तु क्या होता है, और जो भी हमारा परिभाषा होगा वो गणित के अनुसार होगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगा। हम जो कुछ भी चीज़ें लिखेंगे वो किसके अंतर्गत होगी? गणित के अंतर्गत, चूंकि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, गणित की भाषा के अनुसार, मतलब गणित के अनुसार वस्तु क्या होता है। देखिए, अंग्रेजी के अनुसार अलग होता है, लेकिन गणित के अनुसार जो है आपको वस्तु का मतलब दोनों चीजें होती हैं, सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव दो ही चीजें होती है, एक सजीव होती है और एक निर्जीव। तो जो सजीव हो या निर्जीव हो, जो भी हो, वो सब जो है गणित की भाषा में क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये सही है कि गणित की भाषा के अनुसार चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। जैसे एक मनुष्य भी आपका गणित के अनुसार क्या कहलाएगा? मनुष्य जो है वो भी वस्तु कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि लड़का लें, लड़की लें, लड़की लें, गाय लें, कुत्ता लें, बिल्ली लें, कोई भी जानवर लें, कुत्ता बिल्ली, जो भी पौधे का नाम लें, कुछ भी लें, तो ये सभी सजीव है, ये सभी सजीव है, लेकिन ये भी गणित के अनुसार क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा, ठीक है। निर्जीव, निर्जीव का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे किताब हो गया, पेंसिल हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल टेबल, तो ये सभी, जैसे मार्कर हुआ, तो ये सभी जो हैं, ये सभी क्या है? निर्जीव है। और निर्जीव भी क्या होता है गणित की भाषा में? तो वो वस्तु कहलाता है, ठीक है। तो जब हम इसका परिभाषा देंगे तो हम ये कहेंगे कि इस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब हुआ कि धरती सहित और भी जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो भी हो सब, ठीक है, जहां कहीं भी हो, तो इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, क्या कहलाता है गणित की भाषा के अनुसार? गणित की भाषा में तो वो वस्तु कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो जब हम इसका परिभाषा दे रहे होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो देखते हैं। तो हम लोग उदाहरण समझ गए, कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आपका ए बी सी डी या अ आ हर्षही दीर्घही, कुछ भी हो, ये सभी जो है आपका कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, ठीक है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, ये सभी जो है गणित की भाषा में क्या कहलाते हैं? तो वस्तु कहलाते हैं, ठीक है। मतलब सारा चीज जो आपका जो कुछ भी है वो सब गणित की भाषा में क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। क्लियर है? समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं कि आखिर इसका परिभाषा देंगे कैसे। तो इसका परिभाषा होगा कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज, हर एक चीज, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, गणित की भाषा में क्या कहलाता है? तो गणित की भाषा में वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है, ठीक है। मतलब इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज, ये ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, गणित की भाषा में क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। तो हम लोग समझ गए कि वस्तु क्या होता है। अब जब हम सेट पढ़ने के दौरान जब बार बार वस्तु की चर्चा करेंगे तो आप लोगों को समझ जाना कि वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है, सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, हिंदी का वर्णमाला हो सकता है, अंग्रेजी का वर्णमाला हो सकता है, संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वस्तु का मतलब ये। अब हम लोग शुरू करते हैं समुच्चय को कि आखिर ये समुच्चय क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से समझना है। देखिए, समुच्चय का मतलब क्या होता है सो समझते हैं।
वस्तु हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं समुच्चय। देखिए समुच्चय का मतलब होता है संग्रह। समुच्चय का मतलब क्या होता है? संग्रह। संग्रह किसको कहते हैं? तो समूह को कहते हैं, मतलब एक से ज्यादा उसमें हो, ठीक है। मतलब समूह और संग्रह आप लोग समझते हैं। अब ये संग्रह किसका संग्रह होगा? समुच्चय जो है, समुच्चय का मतलब क्या होता है? एक तरह से संग्रह कहें या समूह कहें। जैसे आप लोग दुकान में जाते हैं तो जैसे मान लीजिए आपको कप खरीदना है, आप दुकान में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया मुझे कप का एक सेट चाहिए। क्या कहते हैं? एक सेट चाहिए। किसका? कप का। तो आपको क्या सेट ज्यों ही बोले तो वो आपको क्या देगा? 6 पीस का हो या 12 पीस का, वो पूरा क्या दे देगा? आपको सेट दे देगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक कप कहेंगे तो आपको एक कप मिलेगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपको कहेगा कि बर्तन का एक सेट चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि वो सेट में जो है ढेर सारे बर्तन रहेंगे। तो ज्यों ही हमने सेट कहा तो सामने वाला समझ जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं? समूह बोल रहे हैं, संग्रह बोल रहे हैं, कलेक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है? तो समुच्चय का मतलब वास्तव में क्या होता है? समूह होता है, संग्रह होता है। लेकिन गणित चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारे समूह जो हैं, ऐसा नहीं कि जितना भी समूह है, जो कुछ भी हम समूह बोल दिए वो सब गणित की भाषा में समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो आखिर कौन सा समूह यानी संग्रह जो है गणित की भाषा में समुच्चय कहलाएगा, वही हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, समझने जा रहे हैं। इतना तो हम लोग समझ गए कि समुच्चय का मतलब एक तरह से समूह हुआ, संग्रह हुआ। अब किस संग्रह, किस समूह को हम लोग समुच्चय कहेंगे वो देखेंगे। अब ये समूह यानी संग्रह किसका होता है? तो वस्तुओं का संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है? तो ये एक तरह से वस्तुओं का संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है? तो वस्तुओं का संग्रह होता है। लेकिन वस्तुओं के सारे संग्रह यानी समूह को हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे, वही चीज देखने जा रहे हैं। अब देखिए कि देखिए वस्तुओं का वही संग्रह आपको समुच्चय कहलाएगा जो सुपरिभाषित हो। अब देखिए आपका एक शब्द आया सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह यानी समूह किसका? तो वस्तुओं का। तो देखिए वस्तुओं का वही संग्रह समूह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि अच्छी तरह परिभाषित हो, जिसको समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। मतलब जिसके बारे में हम आसानी से कह सके कि हाँ इस समूह में ये चीजें आने वाली है। अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए तो आपका जो समुच्चय का परिभाषा होता है, इतना तो समझ गए कि समुच्चय होता है समूह, संग्रह किसका? वस्तुओं का संग्रह। लेकिन संग्रह यानी समूह कैसा होना चाहिए? तो वो सुपरिभाषित होना चाहिए, अच्छी तरह परिभाषित होना चाहिए। समझ गए ना? तो अच्छी तरह परिभाषित क्या होगा वो हम लोग अभी देखते हैं। पहले हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि आखिर ये सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ। देखिए सु का मतलब होता है अच्छी तरह, परिभाषित मतलब जो अच्छी तरह माइंड में क्लियर हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए, जिसके बारे में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? सुपरिभाषित कहलाता है। अब देखिए समुच्चय का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए आपका परिभाषा जो होता है वो होता है, परिभाषा का मतलब होता है डिफिनीशन, डिफिनीशन, ठीक है। तो ये होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह मतलब समूह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है या समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है संग्रह कैसा होना चाहिए? संग्रह सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। संग्रह कैसा होना चाहिए? कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वो किसका संग्रह होना चाहिए? तो वस्तुओं का, मतलब सजीव हो, निर्जीव हो, इंग्लिश अल्फाबेट का अक्षर हो, ए से जेड तक या ओ से ज्यों तक कुछ भी हो, तो वो अच्छी तरह परिभाषित होना चाहिए। वो समूह जो होना चाहिए वो अच्छी तरह परिभाषित होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, अच्छी तरह परिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि ए वेल डिफाइंड collection of objects is called क्या कहलाता है? ए सेट। तो देखिए ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए मतलब एक, वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह परिभाषित, कलेक्शन मतलब एक अच्छी तरह परिभाषित संग्रह किसका? ऑफ मतलब का, किसका? तो ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का अच्छी तरह परिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? आपका समुच्चय कहलाता है।
ये तो हम लोगों ने परिभाषा देख लिया। अब हमारा जो मेन यहाँ फोकस रहेगा कि आखिर कौन सा संग्रह सुपरिभाषित होगा और कौन सा संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा, तो वो हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए हम लोग विभिन्न उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने आपसे कहा कि आपकी कक्षा के सभी तेज विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का संग्रह। अब ये देखिए, ये तो हम समझ रहे हैं कि ये एक संग्रह है। संग्रह है किसका? तो विद्यार्थियों का संग्रह है। तो विद्यार्थी हमारा क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा। लेकिन ये संग्रह जो है क्या अच्छी तरह परिभाषित है, यानी ये सुपरिभाषित संग्रह है? यदि है तो समुच्च कहलाएगा और यदि नहीं है तो समुच्च नहीं कहलाएगा। अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं। अब जैसे आपसे हमने कहा कि ठीक है कि आपकी कक्षा के जितने भी तेज विद्यार्थी हैं उस सबका समूह बनाइए, तो अब आप नहीं बना पाएंगे। कहेंगे कि सर किस विद्यार्थी को तेज कहें और किसको तेज नहीं कहें ये पता नहीं है। अब मान लीजिए आप किसी को तेज कह दिए, ठीक है, लेकिन उसका कोई शर्त है नहीं, तो आप किस आधार पर तेज कह दिए? ये तो होगा ना प्रश्न कि आपने किस आधार पर तेज कहा। एक को आपने तेज कहा और एक किसी को आपने बहुत कहा। हो सकता है कि वो मान लीजिए एक लड़का किसी प्रश्न का उत्तर जानता है, दूसरा नहीं जानता, लेकिन दूसरा किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर जानता है और वो नहीं जानता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ कोई आपको मापदंड नहीं है, आप क्लियर नहीं हैं, मतलब ये माइंड में स्पष्ट नहीं है कि आखिर किसको तेज विद्यार्थी कहें और किसको कमजोर विद्यार्थी कहें, ये स्पष्ट नहीं है। तो ये जो संग्रह है ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि तेज किसको कहेंगे और किसको कमजोर कहेंगे इसका कोई मापदंड नहीं है, शर्त नहीं है, यानी ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, यानी सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये हमारा समुच्च नहीं होगा। क्लियर है? समझ गए ना? मतलब तेज शब्द जो है ये क्लियरिटी पैदा नहीं करा, स्पष्टता इसमें नहीं है, इसलिए ये हमारा समुच्च नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि हाँ x + 2 = 0, मान लेते हैं हमने इस प्रश्न को दिया और हमने कहा कि जो इस प्रश्न का उत्तर आंसर बता देगा उसको तेज की श्रेणी में रखो और जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उसको कमजोर में रखो। तो अब यहाँ स्पष्ट है, बस सबको बनाने देंगे, जो इसको बना लेगा वो तेज में चला जाएगा, उसका नाम लिख लेंगे तेज विद्यार्थियों के समूह में, और जो इसको नहीं बनाएगा उसको कमजोर विद्यार्थियों के समूह में लिख लेंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो गया, लेकिन पहले जो था वो स्पष्ट, मान लीजिए ये हटा देंगे तो ये स्पष्ट नहीं है कि किस विद्यार्थी को तेज कहें और किसको कमजोर कहें। लेकिन हम यहाँ यदि एक शर्त लगा दिए कि जो इस प्रश्न का उत्तर देगा वो तेज में आ जाएगा और जो इसका उत्तर नहीं देगा वो कमजोर में, तो आप सबसे बनवा लेंगे, जिससे बन गया वो इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा, और जो नहीं बना पाएगा वो इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर है? समझ गए? तो अब ये हमारा समुच्च है। लेकिन जब हम ये हटा दिए तो कोई शर्त नहीं रखे, तो अब ये समुच्च नहीं है। क्लियर है? समझ गए? तो सुपरिभाषित क्या होता है समझ में आ गया। और भी उदाहरण देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए यहां से आपने तेज शब्द को हटा दिया, अब आपसे पूछें कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, तो अब आप आराम से लिख सकते हैं, आपकी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं सबका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, जितना भी विद्यार्थी है सब इसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये अच्छी तरह परिभाषित हो गया। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब देखिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए फिर दूसरा लेते हैं कि आप ही के आपकी कक्षा के सभी मोटे लड़कों का समूह। अब फिर देखिए, अब ये देखिए, यानी समूह कहें या संग्रह कहें, अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये संग्रह जो है ये किसका संग्रह है? वस्तुओं का। चूंकि लड़का तो वस्तु है, ये लड़का वस्तु है, तो ये लड़कों का संग्रह। अब इसके बारे में समझते क्या ये सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं। तो देखिए अब फिर यहाँ कंडीशन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है मोटे लड़कों का समूह। अब किस लड़का को मोटा लड़का कहें और किसको पतला लड़का कहें ये क्लियर नहीं है। अब जब क्लियर नहीं है तो ये भी अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, यानी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि किस लड़के को मोटा कहा जाए और किसको मोटा नहीं कहा जाए, यानी पतला कहा जाए, इसका कोई मापदंड नहीं है, शर्त नहीं है।
ठीक है। तो आप किसी को मोटा और किसी को पतला बिना शर्त का नहीं कह सकते, ठीक है। आप किसी को मोटा कह दिए, कोई कहेगा नहीं ये मोटा नहीं है, क्योंकि इसका कोई शर्त है नहीं, मापदंड है नहीं, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन तो अभी ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं हुआ, इसलिए ये समुच्चय नहीं हुआ। क्योंकि सुपरिभाषित मतलब संग्रह, जो संग्रह सुपरिभाषित होगा वस्तुओं का वही समुच्चय कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी समुच्चय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किस लड़का को मोटा कहें, किसको दुबला पतला कहें, इसका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन अगर हमने दे दिया मान लीजिए एक शर्त कि जिस लड़के का वजन 60 केजी से ज़्यादा होगा, 60 केजी से ज़्यादा, वो हो जाएगा मोटा लड़का, और जिसका वजन इससे कम या इसके बराबर होगा वो पतला। अब आराम से आप कह सकते हैं, बस सबको तौल दीजिए, जिसका 60 केजी से ज़्यादा हुआ वो मोटे, उसका नाम लिख दीजिएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो मोटा लड़का हो जाएगा, चूंकि हमने शर्त लगा दिया। अब ये अच्छी तरह परिभाषित हो गया, ठीक है, समझ गए ना। अब ये अच्छी तरह परिभाषित हो गया, चूंकि 60 केजी जो हमने शर्त लगा दिया। आप आराम से अब बता सकते हैं तौल करके कि हाँ, जिसका वजन 60 केजी हुआ वो सब मोटे लड़का में आ जाएगा, और जिसका वजन 60 या 60 से कम हुआ उसका किस में आ जाएगा? पतला लड़का के समूह में आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए। और भी हम लोग उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, फिर मान लीजिए हमने दिया कि विश्व के सभी सुंदर लड़कियों का समूह। मान लीजिए तीसरा हमने दिया कि विश्व के सभी सुंदर लड़कियों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह। अब देखिए फिर वही बात, यानी संग्रह है, तो ये भी हमारा अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, क्योंकि किस लड़की को सुंदर कहें और किसको बदसूरत कहें ये पता नहीं है, ये भी हमारा स्पष्ट नहीं है। यानी ये वस्तुओं का तो संग्रह है, समूह है लड़कियों का, लेकिन ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है। तो जब अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, यानी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुंदरता का क्या मापदंड आपने रखा है वो क्लियर नहीं है। आप यदि सुंदरता का मापदंड रख दीजिएगा कि हाँ 6 फीट लंबी होनी चाहिए, ये 50 केजी वजन होना चाहिए, आंख भूरी होनी चाहिए, यदि ये सब कंडीशन रख देते हैं, तब कहीं हम जाके सुंदर लड़कियों का समूह बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कोई शर्त नहीं रखे हैं, बस सिर्फ कह दिया आपने कि सुंदर लड़कियों का समूह, तो ये कोई मापदंड नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने लिखा कि चौथा में कि सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, संख्याओं का संग्रह, सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये देखिए अच्छी तरह परिभाषित है। जो ही आपसे कहा गया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या क्या होगा, मतलब जितना भी प्राकृतिक समूह है, जितना भी प्राकृतिक संख्या आप अच्छी तरह बता सकते हैं, और उसका क्या चाहिए आपको? संग्रह। तो आप प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आराम से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला जो था सुंदर लड़कियों का समूह, मोटे लड़कों का समूह, इसका कोई मापदंड नहीं था, लेकिन इसका मापदंड है कि हाँ 1 2 3 4 ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये हमारा समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है। समझ गए ना। और भी उदाहरण देखते हैं। अब मान लीजिए हमने दिया कि पांचवा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह, संग्रह। फिर यहाँ हमारा ये जो है सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि किसको हम लोग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहें और किसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं कहें, इसका कोई मापदंड नहीं है। हो सकता है कि तो हम लोग देख रहे थे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो क्या ये समुच्चय है या नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसको कहा जाए और किसको नहीं कहा जाए, ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं है। तो ये भले ही संग्रह है वस्तुओं का, लेकिन ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम कह दें कि 10,000 से अधिक, मान लीजिए कि 10,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, हमने एक शर्त लगा दिया कि जो 10,000 से अधिक रन बनाएगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज,
ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। जो 10,000 से ज्यादा रन बनाए होंगे तो वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे। तो अब ये स्पष्ट है, क्या है, ये स्पष्ट है। या फिर मान लीजिए कुछ शर्त दे दिए कि 1,000 या 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, मतलब एक समझ रहे हैं, या मान लीजिए कि 2,000 लीजिए, 2,000 से अधिक विकेट लेने वाले सर्वश्रेष्ठ क्या, अच्छा ये बल्लेबाज है, तो यहाँ हम दे सकते हैं कि गेंदबाजों का संग्रह, गेंदबाजों का संग्रह। तो जो 2,000 विकेट लिए होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे और जो नहीं लिए होंगे वो नहीं आएंगे। क्लियर है, समझ गए। लेकिन यदि हम कोई शर्त नहीं लगाते हैं तब ये हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ, क्योंकि स्पष्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले था बल्लेबाज मतलब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो किसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाएगा और किसको नहीं कहा जाएगा, ये क्लियर नहीं है। आपकी नज़र में कोई और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, किसी की नज़र में विराट कोहली है, किसी की नज़र में रोहित शर्मा है, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो उसी तरह के मान लीजिए हम कह दें कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 गेंदबाजों का संग्रह, फिर वही बात है कि इसका कोई क्या मापदंड नहीं है कि किसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहेंगे, बुमराह को कहेंगे या कुलदीप यादव को कहेंगे, किनको कहेंगे, इसका कोई शर्त नहीं है। लेकिन यदि शर्त लगा दिया गया होता तो शायद हम कह पाते कि हाँ ये जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ 11 क्या गेंदबाजों की श्रेणी में आएगा। क्लियर है, समझ गए। तो कहने का मतलब जो स्पष्ट रहेगा, जो संग्रह क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, वही संग्रह हमारा क्या कहेगा, सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा। और जो अच्छी तरह परिभाषित नहीं होगा वो हमारा समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये अच्छी तरह परिभाषित है या नहीं। तो आप कहेंगे कि ये अच्छी तरह परिभाषित है, चूंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का ये क्या है, संग्रह है। और हम जानते हैं कि 100 से कम कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होगी। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये चूंकि 100 से कम, तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। तो ये जो है इन सभी संख्याओं का ये क्या है, संग्रह है, जो अच्छी तरह परिभाषित है। चूंकि अच्छी तरह परिभाषित संग्रह है इसलिए ये हमारा समुच्चय है। समझ गए। तो उसी तरह यदि आपसे कहा जाए कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ खतरनाक जानवरों का समूह या सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, अब किस जानवर को हम लोग सबसे खतरनाक कहेंगे और किसको सबसे खतरनाक नहीं कहेंगे, इसका कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये हमारा समुच्चय नहीं हुआ। तो हम लोगों ने समझा कि आखिर जो सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है वही हमारा समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं के सारे समूह यानी संग्रह को हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। अब हम लोग देखते हैं कि समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, यानी समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण हमारा अगला टॉपिक जो है वो है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मतलब हम लोग सेट को, किसी सेट को कैसे दर्शाएंगे, कैसे बतलाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, मतलब कैसे दिखाएंगे, एक सिंबल की सहायता से, सिर्फ एक सिंबल की सहायता से हम लोग समुच्चय को दर्शा सकते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर होता है ABCDEFG, तो हम लोग किसी एक अक्षर की सहायता से समुच्चय को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कहा जाए तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी हम लोग कैपिटल लेटर किसी भी कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं। जैसे आपका ABCD ये हो गया, PQ, उसके बाद
मान लीजिए आर एस, इसके बाद हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। तो हम लोग जो है किसी भी अक्षर से, बड़े अक्षर से, याद रखना है छोटा अक्षर नहीं देना है, ठीक है। जब भी हम समुच्च को दर्शाएंगे, समुच्च को बतलाएंगे तो बड़ा अक्षर ही लेना है, छोटा अक्षर नहीं लेना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि समुच्च को अंग्रेजी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी किसी से भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि मान लीजिए आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, तो देखिए ये आपका अच्छी तरह परिभाषित है, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, संग्रह जो है सुपरिभाषित है, अच्छी तरह परिभाषित है, क्योंकि जितना भी लड़का आएगा होगा वो सब इसमें आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमारा समुच्च है। अब हम इसको यदि किसी एक अक्षर से दर्शाना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ए बराबर आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, या कोई कहेंगे हम इसको बी बराबर लिख सकते हैं, या कोई इसको सी बराबर लिख सकते हैं, कोई डी बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है किसी भी समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शा सकते हैं। और भी उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि 10 एवं 15 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह परिभाषित है, क्योंकि 10 से 15 के बीच क्या क्या आ जाएगा, 10 से 15 के बीच आ जाएगा 10 और 15 के बीच 11, 12, 13 और 14, तो ये सभी आ जाएंगे। तो हम जो है इसको किसी भी अक्षर से, जैसे ए बराबर हमने ले लिया 10 एवं 15 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, या फिर बी बराबर ले लिया, या फिर सी बराबर ले लिया, या फिर मान लीजिए वाई बराबर ले लिया, या जेड बराबर। तो कहने का मतलब है कि समुच्च को जब हम निरूपित करेंगे, दर्शाएंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के किसी न किसी बड़े अक्षर से ही बताएंगे, ठीक है। हम लिख देंगे कि हाँ ए बराबर ये एक समुच्च है, चाहे किसी भी चीज़ का समुच्च हो, किसी भी वस्तु का समुच्च हो। तो समझ में आ गया। तो जब भी पूछा जाए कि समुच्च का निरूपण, तो कहेंगे समुच्च को, किसी समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच जेड तक किसी से भी दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि समुच्च का अवयव क्या होता है। समुच्च के अवयव किसको कहते हैं, अवयव या सदस्य या तत्व। तो देखिए समुच्च के सदस्य क्या हम लोग देखेंगे, तो समुच्च के सदस्य, सदस्य का हम लोग क्या कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं या तत्व भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कहना है कहिए। मतलब मेंबर्स या एलिमेंट्स, क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एलिमेंट्स का मतलब होता है वही अवयव, तत्व, सदस्य, जो कहे, मेंबर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर समुच्च का सदस्य क्या होता है, किसको हम लोग समुच्च का सदस्य कहेंगे, अवयव कहेंगे या तत्व कहेंगे। क्लियर है। तो देखिए मान लीजिए कि हम जो है लिख दिए कि 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब ये समुच्च है, क्योंकि ये अच्छी तरह परिभाषित है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। मान लीजिए ए बराबर आपने लिखा 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्च, 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्च। तो 10 से कम सभी प्राकृत संख्या कौन कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 से कम हुआ, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा, तो 10 से कम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए समुच्च में होता क्या, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लगा देते हैं कि ये जो इतना जो ये सब, ये देखिए 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह में कौन कौन आया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समुच्च को दर्शाने के लिए इसको मंझोली कोष्ठक के अंदर डाल देते हैं। ये देना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसलिए डाल देते हैं कि मान लीजिए कि दो समुच्च आ जाए एक साथ। तो अब मान लीजिए दो समुच्च एक साथ आ गया, मान लीजिए एक समुच्च है कि 10 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और दूसरा समुच्च जो है मान लेते हैं कि 5 से कम। तो कौन कौन होगा, 1, 2, 3, 4। अब दोनों एक साथ लिखा गया तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम अगर इसको बंद कर दें मंझोली कोष्ठक के अंदर, इसको बंद कर दें, तो समझ में आ जाएगा कि ये अलग
अलग समुच्च है और ये अलग समुच्च है। समझ गए? तो हम लोग मंझोली कोष्ठक के अंदर जनरली डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ए जो आया वो क्या आया, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें जो है, और ये सभी जो हम लोगों ने देखा कि 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 8 9, ये सभी क्या है, गणित की भाषा में वस्तु कहलाता है। हम लोग शुरू में ही देख लिए। अब देखिए ये तो वस्तु कहलाता है। अब ये प्रत्येक जो है, अब आपसे पूछे कि एक जो है ए का क्या है, तो एक जो है ए का क्या है, सदस्य है। 2 क्या है एक का, ए का तो सदस्य है या तत्व है या अवयव। 3 क्या है ए का, सदस्य है, तत्व है, अवयव है। 4 क्या है तो सदस्य है, तत्व है, अवयव है। 5 क्या है तो सदस्य है। 6 क्या है तो सदस्य, 7 भी सदस्य है ए का, 8 भी सदस्य है, 9 भी सदस्य है। तो कहने का मतलब ये समुच्चय जो बना है इन्हीं सबों से तो बना है। ये एक समूह है और इस समूह में कौन कौन है, ये तो प्रत्येक जो है, जो समूह में है, ये जो प्रत्येक जो है वस्तु, प्रत्येक वस्तु इस समूह का क्या कहलाता है, सदस्य कहलाता है, अवयव कहलाता है। जैसे आपके परिवार में 4 आदमी हैं, आप हैं, मान लीजिए आपकी बहन है, आपके पिताजी, आपकी मम्मी, तो एक पूरा परिवार हो गया, एक समूह हो गया, परिवार हो गया, समुच्चय। अब प्रत्येक आदमी, जैसे आप हो गए उस परिवार का सदस्य हो गए, फिर आपकी बहन आप उस परिवार का सदस्य, मम्मी आप उस परिवार का सदस्य, पिताजी आपके उस परिवार का सदस्य। तो ये समुच्चय जो हो गया एक तरह से परिवार हो गया। और ये परिवार जो है यानी ये समुच्चय जो है जिससे मिलकर बना है, उसमें से प्रत्येक वस्तु जो है उस समुच्चय का क्या कहलाता है, सदस्य कहलाता है। समझ गए, कोई दिक्कत? तो यही ये सभी जो हैं इसके क्या कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। क्लियर है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरण लेते हैं। तो समुच्चय के सदस्य क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, हम लोगों ने समझा। ठीक है, और भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए बी बराबर इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वॉवेल्स का समूह, वॉवेल्स का संग्रह या समुच्चय जो है। अब जानते हैं हम लोग कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, 5। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको हम लोग मंझोली कोष्ठक के अंदर डालेंगे। और ये क्या है, बी है, यानी बी कोई समुच्चय है जिसमें कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के ये समुच्चय बना है इसके अनुसार। ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य हो गए, बी में 5। प्रत्येक ए भी इसका सदस्य है, ई भी इसका सदस्य है, आई भी सदस्य है, ओ भी सदस्य है और यू भी सदस्य है। तो किसी समुच्चय में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो है, किसी समुच्चय में मौजूद, यानी इस समुच्चय में मौजूद ये सभी वस्तुएं हैं, तो प्रत्येक वस्तु जो है इस समुच्चय का क्या कहलाता है, तो अवयव, तत्व या सदस्य कहलाता है। यदि आप परिभाषा देना चाहेंगे तो कहेंगे कि किसी समुच्चय में मौजूद प्रत्येक वस्तु को, किसी समुच्चय में मतलब इस समुच्चय में मौजूद प्रत्येक वस्तु को क्या, उस समुच्चय का मतलब इस समुच्चय का सदस्य या तत्व या अवयव कहा जाता है, परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो कहने का मतलब अब ये समुच्चय के सदस्य या तत्व या अवयव क्या होते हैं हम लोगों ने अच्छी तरह समझा। अब इसके सदस्य को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, निरूपित करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है, तो अब इसके अवयव को किसे दर्शाएंगे, तो इसके अवयव को छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाएंगे। ए बी सी डी छोटा होना चाहिए। क्लियर है? जैसे देखिए आपका ये कोई समुच्चय है, ठीक है, ये कोई समुच्चय है, इसका प्रत्येक सदस्य देखिए आपका छोटा अक्षर में है, छोटा अक्षर में है, छोटा अक्षर में है। अगर आपने ए, ई, आई, मान लीजिए आपने इसको सभी वॉवेल्स को लिख दिया ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये सभी सदस्य जो हैं छोटा अक्षर से दर्शाया जाएगा, बड़ा अक्षर से नहीं। जो कुछ भी आपको लिखना होगा छोटा अक्षर ही लिखना होगा, बड़ा अक्षर नहीं लिखना होगा। ये हमारा गलत है। समझ गए ना? तो वो हम लोग देखते हैं, मतलब समुच्चय के सदस्यों का निरूपण। तो समुच्चय के सदस्यों का निरूपण कैसे हम लोग करेंगे, सदस्यों का निरूपण मतलब कैसे दर्शाएंगे, कैसे बतलाएंगे, किस सिंबल से बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल लेटर से। किससे? स्मॉल लेटर का मतलब ए बी सी डी, ई एफ, इससे दर्शाएंगे। एक्स
YZ से हम लोग दर्शाएंगे। तो किसी समुच्चय के अवयवों को, सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर ABCDEFGH इत्यादि से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि B बराबर, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि मान लेते हैं कि सभी कॉन्सोनेंट्स का समुच्चय, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी कॉन्सोनेंट्स का समुच्चय, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, छोटा अक्षर ही। आपके पास दो ऑप्शन है, बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, ये जब हम जानते हैं कि किसी भी समुच्चय के सदस्यों को छोटा से ही दर्शा सकते हैं, बड़ा से नहीं, तो हम छोटा ही लिखेंगे, बड़ा नहीं लिख सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा, चूंकि ए तो वोवेल है, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई होगा नहीं चूंकि ई वोवेल है, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई तो होगा नहीं चूंकि वो वोवेल है, आपका कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, तो ये सभी होगा। उसके बाद एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। तो हम लोगों ने यही समझा कि किसी समुच्चय के अवयवों, सदस्यों को हम लोग किसे निरूपित करते हैं, किसे बतलाते हैं, किसे दर्शाते हैं, तो छोटे अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से ही हम उसको दर्शा सकते हैं। बड़े अक्षर से समुच्चय को, मतलब पूरे परिवार को, और छोटे अक्षर को उसके, छोटे अक्षर से उसके सब अवयवों को, सदस्यों को, तत्वों को दर्शाते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे की चीजें अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।